आज रसोई घर से हलवा बनने की सौंधी सौंधी महक आ रही थी और इधर एक कमरे में बैठी कांता देवी हलवे की महक लेकर ये सोच रही थी कि बहू हलवा बना रही है, एक दो चम्मच तो मुझे भी दे ही देगी। कि तभी कांता देवी की बहू रचना तमकते हुए आई और एक कप काली चाय और दो बिस्कुट उनके सामने रख दिए। परंतु कांता देवी की आंखें हलवे को ढूंढने लगी और वो अपने मन पर काबू ना कर पाई। एकदम से बोल पड़ी, बहू आज तुमने हलवा बनाया है, पूरा घर हलवे की खुशबू से महक रहा है। ज़रूर बच्चों ने या विवेक ने कहकर बनवाया होगा। बहू मुझे भी हलवा बहुत पसंद है, अगर बचा हो तो एक दो चम्मच मुझे भी दे दो। कांता देवी लगभग रेरियाते हुए बोली। तभी रचना गुस्से में आग बबूला हो गई। लो कर लो बात, यहाँ लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती और इन्हें हलवा चाहिए। अरे लोग तो आँख बंद करके रात में सपने देखते हैं और आप दिन में ही खुली आँखों से सपने देख रही हैं। सारा दिन मेरी रसोई पर ही नज़र गड़ाए रहती हैं, मेरे बच्चों के खाने पीने में नज़र लगाती रहती हैं, तभी तो उन्हें कुछ लगता नहीं। बहू ऐसा क्यों बोल रही हो? भला मैं क्यों अपने पोते पोतियों के खाने पीने पर नज़र लगाऊंगी? कांता देवी आंखों में आंसू लिए बोली। वो तो मैं इतने दिनों से रूखा सूखा खा रही हूँ, इसलिए बोल दिया तुमसे हलवे को। तब रचना बोली, पता नहीं मेरे बच्चों के नसीब में ही ऐसी दादी क्यों लिखी है भगवान ने, जो चैन से उन्हें खाने पीने भी नहीं देती। सारी दुश्मनी मुझसे ही है ऊपर वाले को। अगर भगवान इन्हें दो बेटे दे देता तो एक आध दिन के लिए मुझे इनसे छुटकारा मिल जाता। इस बुढ़िया को ज़रा भी शर्म नहीं है, ये भी नहीं सोचती है कि बेटे के पास कोई 10-50 हज़ार तो बिजनेस है नहीं, या आपके पति कोई खजाना तो गाड़ कर नहीं गए यहाँ जो आपकी फरमाइशों पर पैसा उड़ाती रहूं। रचना अपने मुंह से जहर उगल कर चलती बनी और कांता देवी अपनी किस्मत को रोते हुए उसे कोसने काटने लगी कि जब उनका बेटा विवेक ही ऐसा है, जो अपनी माँ के दरवाजे पर भी झांकने तक नहीं आता कि उसकी माँ जिंदा भी है या मर गई। शायद यही भाग्य होता है, तभी तो भूख क्या होती है। बुढ़ापे में माँ बाप को बेटे बहू के राज में पता चलता है। कांता देवी आंखों में आंसू लिए बिस्कुट को चाय में डुबोकर खाने लगी। हालांकि उनके गले से वो उतर नहीं रहा था और उस दिन को याद करने लगी जब उनका बेटा विवेक बाहर पढ़ने के लिए गया था। तब वो कितनी रोई थी कि बेटे को देखे बिना वो कैसे रहेंगी। अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने बेटे विवेक को पढ़ने भेजा था। तब कांता देवी के पति नारायण जी ने उन्हें हिम्मत दी थी कि कांता, अगर हमारा बेटा ऐसे ही बिना किसी काम के रहेगा, अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो हमें तो और ज़्यादा दर्द होगा। अच्छा यही है कि वो बाहर हमसे दूर रहकर पढ़ाई करेगा, माँ बाप के कद्र का भी पता चलेगा उसे और बाहर की दुनिया का भी। तुम क्यों फिक्र करती हो? जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारी आँख में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। कल जब हमारा बेटा कामयाब होगा, देखना तुम कैसे हमें अपने पलकों पर बैठाकर रखेगा। पर विवेक जब दूसरे शहर में गया तो जब भी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती तो माँ बाप को फ़ोन कर कर कहता, पापा ये शहर है, मेरे सभी दोस्त इतने अमीर हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और मैं उसमें गांव का गवार ही लगता हूँ। मेरे दोस्तों के पापा उनके लिए इतने पैसे भेजते रहते हैं कि उन्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी भी नहीं होती है, और एक मैं हूँ जिसे अपनी ज़रूरत के लिए भी इतना नाप तोल कर करना पड़ता है। इस पर नारायण जी बोले, बेटा विवेक तू चिंता मत कर, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, तेरे सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। अरे तुम ही तो हमारे बुढ़ापे के सहारे हो, हमारा कल हो। बेटा चाहे तुम मेरी सेवा मत करना, लेकिन अपनी माँ की सेवा ज़रूर करना।
उसका पूरा ध्यान रखना। अपने बेटे विवेक की खुशी के लिए अब नारायण जी ने दिन के साथ साथ रात में भी मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया और बेटे के पास पैसे भेजते रहे। वो एक फैक्ट्री में काम करते। दिन रात मेहनत करने की वजह से नारायण जी का सुख चैन नींद जैसे हराम हो चुका था। अपने पति को इतनी मेहनत करते देख कांता देवी चिंतित होते हुए बोली, अजी आप इतनी मेहनत मत कीजिए, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। भाग्यवान तुम इतना परेशान मत हो। कल को जब हमारा बेटा विवेक लायक बन जाएगा, कामयाब हो जाएगा, तो हमें एक काम को भी हाथ नहीं लगाने देगा और उसकी पत्नी तुम्हें देवी की तरह मानेगी, माँ जैसा प्यार करेगी तुम्हें, कभी तुम्हारे खाने पीने में कमी नहीं आने देगी। एक औरत को जितना बेटे की चिंता होती है उतनी ही अपने पति की चिंता होती है। कांता देवी की चिंता एक दिन हकीकत में बदल गई। हद से ज़्यादा मेहनत करने की वजह से नारायण जी कमज़ोर पड़ गए और चिंता सताने से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो भरे मझधार में कांता देवी को अकेला छोड़कर चले गए। विवेक अपने पिता के क्रियाक्रम में आया और उनका दाह संस्कार करके वापस पढ़ाई का बहाना करके अपनी माँ से पैसे ले गया। बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना आए तो कांता देवी ने अपने पास जमा पूंजी, गहने और उनके पति के जमा किए गए पैसे अपने बेटे को दे दिए ताकि उसकी पढ़ाई में रुकावट ना आए। बेटा पढ़ने चला गया। इधर कांता देवी अकेली हो गई। उन्हें अकेलापन खलने लगा। वो बेटे को फ़ोन करके आने को कहती, परंतु वो बातें बनाकर फ़ोन रख देता। एक दिन बेटा अचानक 1 साल बाद आया और अपनी पत्नी को भी साथ लाया। ये देखकर कांता देवी तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि बाप बेटे की खुशी के लिए करता करता भगवान को प्यारा हो गया। और इधर उसी बेटे ने अपनी माँ को उसकी खुशी में शामिल करना तो दूर, उसे बताना भी ज़रूरी ना समझा, पर अपने बेटे विवेक की खुशी के लिए वो उसके आगे झुक गई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। कांता देवी की ज़िंदगी तो जैसे पलट ही गई। बहू के आते ही बहू तो बहू, बेटा भी अपना ना रहा। उन्हें अपने ही घर में पराया कर दिया गया। सच कहती है दुनिया, औलाद को जब तक माँ बाप की ज़रूरत होती है तब तक वो उनसे डरते हैं, सम्मान करते हैं और उन्हें पूछते हैं, परंतु जिस दिन वो संपन्न हो जाते हैं और उन्हें ऐसे बहू के रूप में डायन मिल जाए तो कौन माता पिता, कौन सा, सब भूल जाते हैं। अपने पिता के फंड से जितना पैसा मिला सब विवेक ने कांता देवी से बहला फुसला कर ले लिया और बोला, माँ अब हम इस जगह नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। इस जगह ने पापा को मुझसे छीन लिया, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और कांता देवी से साइन करा लिया कोरे पेपर पर। सब जाकर शहर में बस गए। घर विवेक ने कांता देवी के नाम पर ही लिया था। इससे कांता देवी को भी तसल्ली हो गई कि चलो बेटा नहीं बदला है। बहू रचना अपने सास कांता देवी को साथ रखना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर ये सोचकर मजबूरी में रख लिया कि शहर में काम वाली नौकरानी के पैसे बच जाएंगे। फ्री में जो उसे कांता देवी जैसे नौकरानी सास के रूप में मिल चुकी थी। अब रचना सारे दिन कमरे में पड़ी कभी टीवी तो कभी मोबाइल चलाती रहती, कभी बीमारी का बहाना करके अपने कमरे में ऐसे ही पड़ी रहती। घर का सारा काम कांता देवी करती। अब दिन ब दिन कांता देवी की हालत बद से बदतर होती चली गई। वो बीमार सी रहने लगी। अब बेटे बहू कांता देवी पर दवाइयों का खर्चा नहीं करना चाहते थे, इसलिए अब उन्हें कमरे में रहने की सख्त हिदायत दे दी गई और बहू ने तो उन्हें रसोई से ही बेदखल कर दिया। उस दिन से आज का दिन कांता देवी की ये हालत हो गई। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ से कांता देवी की तंद्रा टूटी। वो अपनी यादों की दुनिया से बाहर आई। दोपहर के खाने का समय हो गया था।
हलवा तो बेचारी को मिला ही नहीं था। भूख से तड़प रही थी कि तभी उनकी बहू रचना 2 बासी रोटी और बची हुई अपनी झूठी दाल उनके सामने ऐसे लाकर रखी जैसे मानो वो किसी भिखारी को खिलाकर एहसान कर रही हो। थाली रखकर रचना कमरे से बाहर चली गई। झूठे खाने को देख कांता देवी की बची हुई भूख भी मिट गई। थाली को हाथ लगाने का भी उनका मन नहीं कर रहा था। बस आंखों से आंसू टप टप करके ज़मीन पर गिर रहे थे। मरने के पश्चात तो हर इंसान को मुक्ति मिल ही जाती है, परंतु जिंदा रहकर उसे असल सज़ा काटनी पड़ती है। अब दोपहर के 3 बज चुके थे। भूख से तड़पते कांता जी कभी पानी पीकर तो कभी अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर आने जाने वालों को देखते कि किसी तरह समय कट जाए, परंतु भूख कहाँ मिटने वाली थी। वो आंखों में आंसू लिए मुंह को अपने आंचल में दबाकर रोती जा रही थी कि कहीं उनके रोने की आवाज़ कोई सुन ना ले। वो अपने पति नारायण जी की तस्वीर को हाथ में लेकर रौंदे गले से बोली, आपको ज़रा भी तरस नहीं आता मुझ पर? क्यों छोड़ गए जी मुझे आप अकेला? इससे अच्छा तो मैं ही मर जाती। देख रहे हैं मेरी हालत, भूख क्या होती है ये मुझे बेटे बहू के राज में पता चल गई है। सुबह से शाम हो गई कांता देवी को रोते रोते। शाम को जब रचना ने पूरे परिवार के लिए खीर बनाई थी तो वो सोचने लगी, अब शाम में बेटा भी घर पर है, शायद मुझे बहू उसके सामने कुछ अच्छा खाने को दे दे। यही सोचकर कांता देवी बरामदे में आकर बैठ गई। जब उनका बेटा विवेक खाना खाने आया तब वो प्रेम भाव से बोली, आ गया तू मेरे लाल, कितने दिन हो गए थे मुझे तुझे देखे। आज मैं तेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहती हूँ। कि तभी विवेक गुस्से में उबलता हुआ बोला, रचना मेरा खाना मेरे कमरे में ही ले आना, इनके सामने मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। और वहाँ से उठकर चल दिया। ये देखकर रचना ने अपनी सास कांता देवी को फटकार लगाई, पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक। पहले तो बच्चों के खाने पर नज़र रखती थी और अब बेटे को भी नहीं बख्शा। अपने बेटे का भी अच्छा खान पीन अब आपकी आंखों में चुभ रहा है। कैसी माँ हैं आप? खाने के अलावा कुछ और सोचता भी है या नहीं? पहले पति को खा गई, अब क्या अपने बेटे को भी खाने का इरादा है? अपनी बहू रचना के मुंह से इतने कठोर शब्द सुनकर कांता देवी अंदर तक हिल गई। उनकी आंख से आंसू टपकने लगे। विवेक ने पलटकर भी नहीं देखा अपनी माँ को, और उनकी बहू रचना ने उनका इतना अपमान किया। आज कांता देवी से बर्दाश्त ना हुआ। उनके सब्र का बांध टूट गया और वो बोल पड़ी, बस करो बहू, इतना तो तुम खाना भी नहीं देती हो जितना बेइज्जती करती हो, पर इसमें तुम्हारी भी क्या गलती? जब अपनी औलाद ऐसे निकले तो पराये से क्या उम्मीद रखना। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती। रचना को तो जैसे अपने मन की हो गई थी। वो और ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अरे तो किसने रोका है आपको? क्यों पड़ी है हमारी छाती पर बोझ बनकर? हमारी मजबूरी थी जो आपको गांव से शहर लेकर आए थे, वरना लोग कहते कैसा बेटा बहू है। उन्हें क्या पता था कि आप कितनी लालची माँ हैं जो अपने ही बच्चे के खाने पीने के पीछे पड़ी रहती हैं। जाओ जाओ, कहीं जगह मिले तो अपना मुंह छुपाओ, हमारा भी पीछा छूटेगा आपसे। कम से कम रोज़ रोज़ आपकी ये मनहूस शक्ल तो देखने को नहीं मिलेगी। कहकर रचना अपने कमरे में चली गई। बेचारी कांता देवी ने किसी तरह से अपनी रात काटी और सुबह सवेरे बहू बेटे के उठने से पहले ही अपने कुछ कपड़े, नारायण जी की तस्वीर और ज़रूरत का सामान लेकर घर से निकल गई। वो रास्ता मालूम करते करते आखिरकार एक वृद्धाश्रम पहुंच ही गई और उन्होंने वहां जाकर अपनी सारी परेशानी बताई और अपने बेटे बहू के खिलाफ रिपोर्ट करने की बात कही। जब बेटे बहू सोकर उठे तो रचना ने देखा
कि कांता देवी सच में ही अपने कमरे में नहीं थी। सुनो जी, देखो तुम्हारी माँ सच में ही यहाँ से चली गई हैं। वो बहुत खुश हुई। विवेक बोला, खाने दो 2-4 धक्के, जब बाहर की दुनिया देखेंगी तब पता चलेगा, अपने आप दौड़ी चली आएंगी। और दोनों ऐश की ज़िंदगी जीने लगे। उन्होंने कांता देवी को ढूंढने तक की जहमत नहीं उठाई। समय बीतता गया। अब कांता जी पहले से बेहतर हो गई और वृद्धाश्रम की रसोई का कार्य संभालने लगी। वृद्धाश्रम के मैनेजर ने उन्हें एक संस्था से मिलवाया। वो एक पुलिस स्टेशन जाकर बेटे बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने गई। लगभग 2 हफ्ते बाद विवेक और रचना के पास पुलिस पहुंची। उन्होंने घर के कागज़ मांगे। तब दोनों कांता देवी को याद करने लगे। दोनों मिलकर कांता देवी के पास पहुंच ही गए। अपनी माँ को पहले से भी ज़्यादा चुरुस्त दुरुस्त देखकर दोनों बेटे बहू देखते ही रह गए। कई औरतें उन्हें चारों ओर से घेरे बैठी थी। दोनों जाकर कांता देवी के पैरों में गिर गए, माफ़ी मांगने लगे, परंतु कांता देवी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। वृद्धाश्रम के कार्यकर्ताओं ने विवेक और रचना को आश्रम से बाहर कर दिया। अब कांता जी ने अपना पूरा जीवन वृद्धाश्रम के नाम कर दिया था और अपना घर किराए पर रख दिया। उसे जो भी पैसा आता वो उसे अपना भरण पोषण और वृद्धाश्रम में लगाती। कांता देवी से वृद्धाश्रम के लोगों ने जब ये पूछा कि उन्होंने अपने बेटे बहू के साथ इतनी कठोरता क्यों दिखाई, तब वो बोली कि एक माँ कभी अपने बच्चों के लिए कठोर नहीं बनती। इस सब के लिए भी बच्चे ही उन्हें मजबूर करते हैं। जिन बच्चों को हम अपनी पलकों पर बैठा कर रखते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं अपना पेट काट कर, वही बच्चे बड़े होकर हमसे मुंह फेर लेते हैं। उनकी आंखों में बूढ़े माँ बाप कंकड़ की तरह चुभने लगते हैं, तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। मेरे पति ने मेरे बेटे विवेक के लिए दिन रात एक कर दिया और भगवान को प्यारे हो गए, ये सोचकर कि एक दिन जब बेटा लायक होगा तो अपनी माँ की सेवा करेगा, इसी तरह करेगा जैसे मैंने उसे इतनी मेहनत करके पाला है। माँ बाप बच्चों को निस्वार्थ भाव से पालते पोसते हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करते हैं। जब वो बड़े होकर किसी लायक बन जाते हैं तो उनसे मुंह फेर लेते हैं। वो माँ बाप का त्याग भूल जाते हैं। इससे अच्छा तो मैं अकेली रहूं, और वो घर मेरे पति का है और अब मेरा है। जो मेरे बेटे से हो पाएगा वो भी अपने लिए कर लेगा। मैंने और मेरे पति नारायण जी ने बहुत किया, अब उसकी बारी है। उसे भी तो पता चले कि माँ बाप बच्चों को कैसे पालते हैं। जब अपनी पत्नी और बच्चों को पालेगा तब अपने पिता और मेरे दर्द का एहसास होगा उसे। कांता देवी के बेटे बहू दर दर की ठोकरें खाने के बाद कई बार उनसे मिलने की कोशिश करते रहे, परंतु वो हर बार बेटे बहू से मिलने से साफ मना कर देती। दोस्तों, जो कांता देवी ने अपने बेटे बहू के साथ किया था वो फैसला सही था कि गलत, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।